नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पर बात करने वाले हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, जिसे ज्यादातर लोग शायद वन अधिकार कानून या एफआरए के नाम से जानते हैं। जी नमस्कार। और ये कानून वाकई में एक ऐतिहासिक कदम रहा है उन समुदायों के लिए जो पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं, लेकिन जिनके अधिकारों को अक्सर अनदेखा किया गया। हाँ, मतलब अपने ही घर में कानूनी तौर पर अजनबी जैसे। तो इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य था, वो शायद इसी ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना था। बिल्कुल, इसका मकसद यही था कि जंगलों में रहने वाली जो अनुसूचित जनजातियां हैं और दूसरे भी जो पारंपरिक वन निवासी हैं, उनके जो पारंपरिक अधिकार हैं जंगल पर और जिस जमीन पर वो बसे हैं, उसे कानूनी मान्यता देना। सही। और ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, जैसा आपने कहा, ये भी मानता है कि ये समुदाय जंगल के संरक्षक भी हैं। हाँ, और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है वन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में। तो आज हमारी जो बातचीत है वो इस कानून के सरकारी टेक्स्ट पर आधारित है, और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य पहलू हैं वो समझें। मतलब कौन है लाभार्थी, क्या अधिकार मिले हैं, और जंगल बचाने से इसका क्या लेना देना है। जी, तो सबसे पहले लाभार्थी कौन है, किन लोगों के लिए है ये कानून? देखिए, इसमें मुख्य रूप से दो तरह के लोग आते हैं। पहले तो हैं वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियां, मतलब वो आदिवासी सदस्य या समुदाय जो मुख्य रूप से जंगल में ही रहते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, अपनी आजीविका के लिए जंगल या जंगल की जमीन पर निर्भर हैं। ठीक है। और दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी है अन्य परंपरागत वन निवासी। अब इसमें वो सदस्य या समुदाय आते हैं जो 31 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों से। 3 पीढ़ी मतलब लगभग 75 साल। हाँ, मोटे तौर पर एक पीढ़ी 25 साल की मानी जाती है, तो करीब 75 साल से वो मुख्य रूप से जंगल या जंगल की जमीन में रह रहे हों और अपनी आजीविका के लिए उसी पर निर्भर हों। ये गैर आदिवासी भी हो सकते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ आदिवासी ही नहीं, दूसरे समुदाय भी जो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, अधिकार। क्या क्या अधिकार देता है ये कानून? अधिकार तो कई तरह के हैं, धारा 3 में इनका जिक्र है। सबसे बुनियादी है जिस वन भूमि पर वो रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, उस पर बने रहने का अधिकार, मतलब व्यक्तिगत या सामुदायिक कब्जे वाली जमीन पर। लेकिन एक शर्त है कि कब्जा 13 दिसंबर 2005 से पहले का होना चाहिए। और जमीन की कोई सीमा भी है? हाँ, अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति परिवार, ये धारा 4(6) में है। फिर सामुदायिक अधिकार भी हैं, जैसे निस्तार का अधिकार। निस्तार ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी? निस्तार मतलब गांव वालों की जो रोजमर्रा की जरूरतें होती है ना, जैसे जलाने के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा या घर बनाने के लिए बांस बल्ली वगैरह, उसके लिए जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करने का पारंपरिक हक। अच्छा, मतलब जो बेसिक जरूरतें हैं। जी, और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है गौण वन उत्पादों पर अधिकार। गौण वन उत्पाद जैसे तेंदुपत्ता, बांस, शहद, जड़ी बूटियां, महुआ, गोंद वगैरह, इन पर स्वामित्व का, इन्हें इकट्ठा करने का, इस्तेमाल करने का और बेचने का अधिकार, ये करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। हाँ, ये तो सीधे सीधे इकोनॉमी से जुड़ गया। बिल्कुल। फिर मछली पकड़ने, पशु चराने जैसे और भी पारंपरिक सामुदायिक अधिकार हैं, या फिर जैसे आदिम जनजातीय समूह है, उनके आवास के अधिकार। और एक और अहम चीज, जो वन गांव या पुरानी बस्तियां हैं, उन्हें राजस्व गांव में बदलने का अधिकार भी है। वाह, ये तो काफी व्यापक है। और एक बात आपने कही थी कि समुदाय जंगल के संरक्षक हैं, तो क्या प्रबंधन का भी अधिकार है? हाँ, ये बहुत अहम है। समुदायों को उन सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, उनको फिर से बेहतर बनाने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है, जिनका वो पारंपरिक रूप से टिकाऊ इस्तेमाल के लिए संरक्षण करते आ रहे हैं। तो मतलब जंगल बचाने की जिम्मेदारी और अधिकार दोनों समुदाय को दिए। ये तो पारंपरिक ज्ञान को मान्यता देने जैसा हुआ। एक तरह से हाँ। और एक चीज ध्यान रखने वाली है धारा 4(4) के तहत कि ये अधिकार वंशानुगत हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे। लेकिन इन्हें बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये जमीन को बाजार की चीज बनने से
रोकने के लिए है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, अधिकारों की बात तो हुई, लेकिन क्या इन इलाकों में विकास के काम जैसे स्कूल, अस्पताल वगैरह बनाने की भी कोई व्यवस्था है इस कानून में? हाँ, बिल्कुल है। धारा 3(2) में इसका प्रावधान है। कानून ये समझता है कि बुनियादी सुविधाएं भी जरूरी हैं, तो ग्राम सभा की सिफारिश पर और कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि इस्तेमाल न हो, करीब 13 तरह की सुविधाएं बनाने की इजाजत है। अच्छा, क्या क्या आता है इसमें? स्कूल, डिस्पेंसरी या अस्पताल, आंगनवाड़ी, उचित मूल्य की दुकान, बिजली और दूरसंचार लाइनें, पानी की टंकी, छोटी सिंचाई नहरें, सड़कें, इस तरह की जरूरी चीजें। अधिकार साथ साथ चल सकते हैं, ऐसी सोच है। जी, अब ये अधिकार मिलेंगे कैसे? प्रक्रिया क्या है इसकी? क्या कोई ऊपर से आकर तय करता है? नहीं, यही तो इसकी खासियत है। प्रक्रिया नीचे से ऊपर जाती है, मतलब ग्राम सभा से शुरू होती है। ग्राम सभा से कैसे? लोग या समुदाय अपने दावे ग्राम सभा के सामने रखते हैं। फिर ग्राम सभा उन दावों की जांच पड़ताल करती है, वेरीफाई करती है और अपनी सिफारिशें आगे भेजती है। आगे कहाँ? आगे वो उपखंड स्तरीय समिति यानी SDLC के पास जाती हैं। वो ग्राम सभा के प्रस्तावों को देखती है और फिर उसके बाद जिला स्तरीय समिति यानी DLC के पास मामला जाता है, जो अंतिम रूप से अधिकारों को मंजूरी देती है। DLC का फैसला ही फाइनल माना जाता है। तो मतलब फैसला लेने की ताकत काफी हद तक स्थानीय स्तर पर है, जिला स्तर पर फाइनल होता है। हाँ, और पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति भी होती है। लेकिन शुरुआत और वेरिफिकेशन का काम ग्राम सभा के स्तर पर ही होता है। ये तो वाकई जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण की बात हुई, लेकिन अधिकारों के साथ क्या कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं? हाँ, बिल्कुल। धारा 5 में अधिकार धारकों के कर्तव्य भी साफ बताए गए हैं। क्या कर्तव्य हैं? उन्हें वन्य जीवों, जंगल और जैव विविधता की रक्षा करनी है। जो पानी के स्रोत हैं या दूसरे संवेदनशील इलाके हैं, उनकी सुरक्षा करनी है। अपने रहने की जगह को ऐसी चीजों से बचाना है जिनसे उसे नुकसान हो, और ये भी कि वो सामुदायिक वन संसाधनों तक सबकी पहुंच को रेगुलेट करें और ऐसी गतिविधियों को रोकें जिनसे वनों पर बुरा असर पड़ता हो। तो अधिकार और जिम्मेदारी का संतुलन है। जी बिल्कुल। एक और चीज जो मैंने पढ़ी थी, संकटपूर्ण वन्यजीव आवास या क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। अगर किसी इलाके को ऐसा घोषित करना हो, तो क्या वहां से लोगों के अधिकारों पर असर पड़ता है? उन्हें हटाया जा सकता है? ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और कानून में इसके लिए बहुत सख्त शर्तें हैं। धारा 4(2) में ये साफ है, किसी इलाके को क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट घोषित करने और वहां से अधिकार धारकों को हटाने के लिए पहले तो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ सबूत देने होंगे कि वहां इंसानों और वन्यजीवों का साथ रहना संभव नहीं है और वन्यजीवों को खतरा है। अच्छा, सिर्फ कह देने से नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। फिर ये भी देखना होगा कि क्या साथ रहने के कोई और विकल्प मौजूद नहीं है, और सबसे जरूरी, वहां रहने वाले लोगों की स्वतंत्र और पूरी जानकारी के साथ सहमति लेनी होगी। बिना सहमति के नहीं? और सहमति के साथ साथ उनके लिए एक उचित पुनर्वास और मुआवजे का पैकेज भी सुनिश्चित करना होगा, तभी उन्हें वहां से विस्थापित किया जा सकता है। ये प्रक्रिया काफी जटिल है और दिखाती है कि कानून लोगों के अधिकारों को कितनी अहमियत देता है। ये वाकई में लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की कोशिश है, भले ही वन्यजीव संरक्षण कितना भी जरूरी क्यों ना हो। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो यह कानून सिर्फ जमीन का पट्टा देने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वनवासी समुदायों का जो पारंपरिक ज्ञान है, उनकी जो संस्कृति है और जंगल बचाने में उनकी जो भूमिका है, उसको एक तरह से मान्यता देता है। हाँ, और ये उन ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का एक प्रयास है जो औपनिवेशिक काल से चली आ रही थी। ये स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये कानून जो है वो संरक्षण की जरूरतें, विकास की मांगें और स्थानीय समुदायों की आजीविका, इन तीनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कैसे करता है, और जमीनी हकीकत में ये संतुलन साधना कितना सफल रहा है या कितना चुनौतीपूर्ण है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार विचार करने की जरूरत है। सही कहा आपने, ये संतुलन साधना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए, आज इस महत्वपूर्ण कानून पर इतनी गहराई से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।